हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। इस सेशन के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम हीप सॉर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हीप सॉर्ट को समझने के लिए हमें जिस कॉन्सेप्ट को समझना है वो है बाइनरी ट्री। ऑल्दो जैसे ही हम सॉर्टिंग के टॉपिक को एंड करेंगे तो हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चर्चा करेंगे कि एक्चुअली ट्री से क्या मुराद है, ग्राफ से क्या मुराद है। लेकिन इस लेवल पर हमें ट्री का समझना यानी बाइनरी ट्री का समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम बाइनरी ट्री की बेसिक डेफिनेशन को नहीं समझेंगे हमें उस वक्त तक हीप सॉर्ट के हवाले से बेहतर तरीके से बात समझ में नहीं आएगी। तो व्हाट इज़ बाइनरी ट्री? ए ट्री हुज एलिमेंट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। यानी एक ऐसा ट्री जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, हम कह सकते हैं कि वो एक बाइनरी ट्री है। सिंस ईच एलिमेंट इन अ बाइनरी ट्री कैन हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, वी टिपिकली नेम देम द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। यानी एक ऐसे ट्री रिप्रेजेंटेशन जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ट्री एक, तो उसमें जो उसके नोड्स हैं यानी जो एलिमेंट है हमारा ए, उस एलिमेंट के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं और जो चाइल्ड इसके राइट पे मौजूद है वो उसका राइट चाइल्ड कहलाएगा उस नोड का, और जो लेफ्ट में मौजूद है वो लेफ्ट चाइल्ड कहलाएगा। जैसे कि आप इस इमेज पर भी देख रहे हैं जिसके अंदर जो हमारे पास ए है वो उसका नोड यानी पेरेंट एलिमेंट कहलाता है और उससे जो चीज़ ड्राइव हो रही है वो उसकी चाइल्ड हो रही है, और फर्दर जो चाइल्ड उससे ड्राइव हो रहे होते हैं वो उसका पेरेंट, जबकि उसके ऊपर जो उसका नोड मौजूद है वो ग्रैंड पेरेंट के तौर पर इन टर्म ऑफ वर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई बात कि एक्चुअली ट्री इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एज वेल, और साथ ही साथ बाइनरी ट्री क्या है और वो किस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड होती है। अब बारी आती है हीप सॉर्ट की, जो कि हमारे सॉर्टिंग टेक्निक में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ए हीप इज़ एन स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर जो कि ट्री बेस्ड है, उसके हवाले से हम जान चुके हैं, इन विच द ट्री इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री से मुराद ये है कि जिसके तमाम नोड्स फिल हों, ठीक है। ऑल्सो हीप सॉर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग मैथड बिंग इन प्लेस्ड एंड विथ नो क्वाड्रेटिक वर्स्ट केस रनिंग टाइम। जनरली हीप कैन बी ऑफ 2 टाइप। तो ना सिर्फ हीप को हमने जाना कि हीप एक ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उसके बाद साथ ही साथ हमें ये बात पता चली कि हीप 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। व्हाट इज मैक्स हीप? In max heap, the key present at the root node must be greater among the keys present at all of its children. The same property must be recursively true for the all sub trees in a binary tree. For example, आपके पास एक बाइनरी ट्री है और अगर आप उस बाइनरी ट्री को मैक्स हीप कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट ऊपर मौजूद है वो नीचे सब ट्रीज पर आने वाले एलिमेंट से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इस ट्री को देखें जो कि यहाँ पर मौजूद है, जिसको हम मैक्स हीप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें उसके जो टॉप एलिमेंट है यानी जो नोड है वो नीचे आने वाले तमाम एलिमेंट से क्या है? बड़ा है। इसी तरह अगर मैं 40 को कंसीडर करूँ तो 40 से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो ऊपर वाले से छोटे हैं, एंड सेम ऑनवर्ड यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल एप्लीकेट होती है। तो एक ऐसा बाइनरी ट्री मैक्स हीप के तौर पर तस्वर होगा जिसके टॉप के तमाम एलिमेंट उसके नीचे सब ट्रीज से क्या हों? ग्रेटर हो, ऊपर वाले एलिमेंट। मिन हीप उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो मैं आसानी से यहाँ पर इमेज से ही बता सकता हूँ, और आप देख रहे हैं कि मिन हीप के अंदर जो भी एलिमेंट नीचे है वो ग्रेटर है अपने ऊपर वाले एलिमेंट से, या आसान लफ्जों में जितनी माइनर या मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा टॉप पर होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे डेटा सेट के अंदर 10 सबसे स्मॉलर वैल्यू है, उससे ड्राइव 15 है, 30 और 15 से नीचे उससे बड़ी वैल्यू है, 13 से नीचे उससे बड़ी वैल्यू है। तो हमें आसानी से बात समझ में आ गई कि एक्चुअली मैक्स हीप और मिन हीप किस तरह से बनती है और वो किस डेफिनेशन को शो करती है। तो जब आपके पास एक ओरिजिनल डेटा सेट होता है और आप उसमें हीप सॉर्ट अप्लाई करने वाले होते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है जो गिवन डेटा है आपके पास उसे कन्वर्ट आप किस में करना चाहते हैं। आप असेंडिंग में करना चाहते हैं, डिसेंडिंग में करना चाहते हैं। अगर आपके पास एक डेटा सेट और कहा जा रहा है कि हीप सॉर्ट के जरिए से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें, तो विच मीन आपको जो हीप बनाने की जरूरत है वो सबसे पहले मिनिमम हीप बनाने की जरूरत है उस गिवन डेटा सेट से। अगर ये कहा जाता है कि गिवन डेटा सेट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें, तो अब जो हीप बनाने की जरूरत है हम उसे कहेंगे कि आप फर्स्ट उस डेटा सेट से मैक्स हीप बनाएंगे, देन
बिल्कुल ईजिएस्ट वे पर आप अपने डेटा सेट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली हीप सॉर्ट किस तरह से हीप मैथड को यूज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेट है हमारे पास, आप देख रहे हैं इस डेटा सेट के अंदर 8 एलिमेंट है, 45, 29, 51, 21, 59, 54, 77 एंड 54, 2, 4, 6, 8। तो टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट हमारे पास मौजूद है और इस वक्त हम इसे असेंडिंग में नहीं बल्कि डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं। मैं डिसेंडिंग में आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं समझता हूं आप बहुत आसानी के साथ इसे असेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट पे जरूर शेयर करें ताकि मैं आपको उसके हवाले से इस फॉर्म पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे दोबारा बता सकूं। स्टेप कंसीडर करते हैं। क्रिएटिंग अ हीप ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट या एरे, जो भी लिस्ट या एरे मौजूद है आप उसके लिए हीप बनाएंगे, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं। देन अ sorted array is created by repeatedly removing the largest smallest element from the heap। जब आपने हीप बना ली, फॉर एग्जांपल अगर तुम असेंडिंग के लिए कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर टॉप पे एलिमेंट है उसको एक एक करके रिमूव करते जाएंगे और नीचे लिखते जाएंगे। यही चीज अगर आप डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं तो जो टॉप के एलिमेंट है, अगर मैं इस एग्जांपल से बात करूं तो टॉप के एलिमेंट को तुम क्या करते जाओगे, डिलीट करते जाओगे। अगर डिसेंडिंग में करना चाह रहे हो तो यही काम यहां से भी करते रहोगे। तो उसी पॉइंट को यहां पर बताया जा रहा है। एंड इंसर्ट इनटू द एरे, और जो भी सॉर्टेड एरे के फॉर्म पर तुम जहां दिखाना चाह रहे हो वहां पर तुम उसको इंसर्ट करते रहोगे। द हीप इज रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर ईच रिमूवल, और ये हीप बार बार बनता जाएगा उस वक्त तक जब तक आपका हीप कंप्लीट नहीं हो जाता सॉर्टेड फॉर्म पर। बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी ये बात एग्जांपल में। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्रिएट अ हीप ऑफ मैक्स, क्योंकि मैक्स हीप इसलिए बना रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे जो ऑर्डर फॉर्म चाहिए वो डिसेंडिंग चाहिए। लेट्स सी, तो सबसे पहले मुझे हीप बनाने के लिए क्या करना होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है 45 वो मैंने यहां रखा, क्योंकि हम बाइनरी ट्री को फॉलो कर रहे हैं और हम जानते हैं बाइनरी ट्री के अंदर जो हमारा पेरेंट है उसके 2 चाइल्ड होते हैं। तो 45, उसके बाद है 29, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगा ट्री के, तो ये हो गया 29 की बारी आती है बाद में 51, तो 51 लिख दिया। जैसे कि डेफिनेशन पे बताया गया था कि मैक्स हीप के अंदर हमेशा जो आपका पेरेंट होगा वो नीचे वाली वैल्यू से लार्जेस्ट होगा, लेकिन इस कंडीशन पे आप 51 देख रहे हो नीचे जबकि 45 ऊपर है। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हम अपने वैल्यू को स्वाइप कर देंगे। स्वाइप का मतलब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे चले जाएगी। तो अब जो हमारी ट्री बनेगी वो बनेगी 51, 29 अपनी जगह वैसी रहा और 51 की जगह आ गया 45। ठीक है, तीनों एलिमेंट हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। उसके बाद बारी आती है 21 की। तो हमें पता है कि जब हम भी जैसे ही ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा हम अपने पेरेंट के बाद लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो आप देख रहे हो ये दोनों एलिमेंट इस नोड के रिस्पेक्ट से बाइनरी के फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब 29 की बारी है, तो 29 से एक चाइल्ड बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा 21। तो 21 की कंडीशन इस वक्त ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये 29 से भी छोटा है और 51 से भी छोटा है। लेकिन जैसे ही तुम इसके दूसरे चाइल्ड 59 लिखने की कोशिश करते हो तो यहां पर कंडीशन आकर फॉल्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि 59 29 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। तो उसी पॉइंट पर हम वापस आ गए जो 51 45 पे थी, तो यहां से वैल्यू मुझे स्वाइप करने की जरूरत है। साथ ही साथ एक स्टेप को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप एज्यूम करो अगर मैं 59 यहां रखता हूं तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहां 51 है, तो यहां से भी मुझे स्वाइप करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर मैं इनको भी स्वाइप करूं और इन्हें भी स्वाइप करूं तो टॉप पर जो हमारा एलिमेंट जाने वाला है वो है 59। तो मैं डायरेक्टली यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, 59 लिखूंगा। ठीक है, 59 के बाद जो हमारी वैल्यू बनेगी वो 45 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगी, 51 वैल्यू यहां आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ऊपर मौजूद थी, उससे स्वाइप हुई। स्वाइप होने के बाद 21 अपनी जगह रहा, और जो 29 59 से स्वाइप हो रहा था अब वो यहां पर आ जाएगा। और अब अगर आप कंडीशन चेक करें तो 59 बड़ा है, 51 छोटा है, 51 से 21 भी छोटा है और 29 भी छोटा है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू भी कंसीडर हो गई और ये वैल्यू भी कंसीडर हो चुकी है। और आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पांचों वैल्यू हो चुकी है। उसके बाद इसके 2 चाइल्ड हो चुके हैं, तो अब बारी आती है 45 की। तो इस चीज को मैं जरा सेपरेटली बना देता हूं। 51 21 29, ओके, ये हो गया, एंड 45। इस 45 के बाद जो वैल्यू की बारी आती है वो है 54। तो जैसे ही मैंने 54 लिखा यहां पर, अगर आप बगौर देखें तो दोबारा से वही कंडीशन आ गई कि अब इस 54 को मुझे इस 45 से स्वाइप करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही ये 54 यहां जाती है तो अब एप्लीकेबल है, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है वो उससे हाईएस्ट है। लिहाजा अब जो दूसरी ट्री बनने वाली है वो 59
54, 54 से वैल्यू 45 यहाँ पर ड्राइव हो जाएगी। ओके, ऑल्दो उसके साथ जो वैल्यू चल रही है यहाँ पर 51 एंड 21 एंड 29 वो बिल्कुल अपनी जगह वैसे ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल है, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है 77 की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक ट्री के साथ है, एक चाइल्ड, जबकि दूसरा चाइल्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अब जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो यहाँ पर होगी। तो जैसे ही मैंने 77 यहाँ पर पुट किया तो अब कंडीशन 54 से फॉल्स हो गई, तो मैं इस वैल्यू को स्वाइप करूंगा और साथ ही साथ ना सिर्फ वैल्यू यहां आएगी तो वो यहां से भी स्वाइप होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू से शॉर्ट मौजूद है, लिहाजा इस कंडीशन को दोबारा से मुझे रीअरेंज करके लिखने की जरूरत है। तो अब जो वैल्यू रीअरेंज होकर लिखने वाली है वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, ऑल्दो मैं यहां पर वो कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि ये वैल्यू उससे भी स्वाइप होगी, तो डायरेक्टली मैं ऊपर 77 लिख सकता हूं। 77 के बाद ये वैल्यू नीचे जाएगी 59 के पास, ठीक है, 54 की जगह 59। इसके बाद जो ऑलरेडी 45 वैल्यू थी वो अपनी जगह रहेगी। जिस वैल्यू को हम एक्सचेंज करके ऊपर ले चुके हैं, यानी ऊपर ले जा चुके हैं, वो है 77, तो उसकी जगह यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 54। क्यों? क्योंकि वो 59 से रिप्लेस होकर आके जा चुकी है। एंड देन फाइनली जो वैल्यू हमारी यहां पर चल रही थी 51 की, वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी क्योंकि वहां पर कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है। तो यहां पर मैंने 21 लिख दिया और यहां पर 29 लिख दिया, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके एंड 77 भी कैंसिल हो गई। उसके बाद बारी आती है 54 की। तो 54 की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एरिया भी हमारा कंप्लीट है और ये एरिया भी कंप्लीट है, लिहाजा इस 21 से एक चाइल्ड ड्राइव होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ी डायग्राम को छोटी कर लेता हूं ताकि वैल्यू की एडजस्टमेंट हमें समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि मैं बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकूं। ओके, तो ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई थी। अब बारी आती है इस 54 की, जो कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है। इसकी वजह ये है बाइनरी ट्री की जो रीडिंग है वो हमेशा 77, 54, 59, 21, 29, 45, 54 के बाद ऑनवर्ड यहाँ पर आएगी। यही वजह है कि अब जो मैं लास्ट वैल्यू 54 लिखूंगा वो इस जगह पे लिखूंगा। जैसे ही मैंने 54 रखा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होना शुरू हुई। ये ना सिर्फ इससे रिप्लेस होगी बल्कि साथ ही साथ इससे भी रिप्लेस हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू जो मौजूद है वो 51 मौजूद है। लिहाजा मैं इसको अगर शॉर्टली यहाँ पर करूँ, क्योंकि दोनों स्टेप्स मुझे यहाँ पर मर्ज करने, तो यहाँ पर 77 के बाद आएगा 54, ठीक है, जबकि यहाँ पर तो कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले इसे बना देता हूँ। 59 के बाद 45 और 54 बिल्कुल वैसे ही रहा। देन यहां पर मूवमेंट की क्या जरूरत है, जैसे कि 54 यहां पर मौजूद, 51 इसकी जगह ले लेगा, तो मैं यहां पर 51 लिख सकता हूं। इसके बाद जो यहां 29 मौजूद है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जबकि अब जो 51 का चाइल्ड बनने वाला है वो बनने वाला है 21। और इसके साथ ही साथ अब जो हमारे पास फाइनल यहां पर हीप के फॉर्म पर, यानी जो ट्री के फॉर्म पर यहां ट्री बनकर आई है, मैं कह सकता हूं कि ये हमारा मैक्सिमम हीप है। और अगर आप इसके उस इनिशियल डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो जितनी वैल्यू अपर मौजूद है वो ग्रेटर है, तो ये जो हमारा फाइनल हीप यहाँ पर आया है ट्री के फॉर्म पर, ये हमारा मैक्सिमम हीप है। तो पॉइंट नंबर 1 को हमने एट लास्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 पे बताया जा रहा है कि अब एक एक वैल्यू को अपने हायर ऑर्डर से आप क्या करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे और अपनी वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म पर लिखते जाएंगे। कैसे? सबसे पहले 77 कैंसिल करता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा 77, उसके बाद कॉमा, फिर हमारे पास दो नोड्स हैं, ठीक है ना, एक 59 एक 54 है। बड़ी कौन सी है? 59, वो पहले लिखूंगा, उसके बाद 54। जैसे ही नीचे आते हैं उसके बाद हमारे पास 4 नोड्स हैं, 51, 29, 45, 54। सबसे बड़ी वैल्यू 54 है, उसके बाद बड़ी वैल्यू 51 है, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू 45 है और उसके बाद 29। ये वैल्यू भी हो गई और ये चारों वैल्यूज भी हो गई, और एट लास्ट हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचती है वो 21 है। तो फाइनली हमारा वो गिवन डेटा सेट जो इनिशियल स्टेज पर हमें मिला था वो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होकर कन्वर्ट होकर दिख रहा है। तो ये ओवरऑल वर्किंग और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी कि एक्चुअली आप अपने गिवन एरे या लिस्ट को किस तरह से मैक्सिमम या मिन हीप पे कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह से मैंने कन्वर्जन मैक्सिमम के लिए की है, आप बिल्कुल उसी प्रोसेस को रिवर्स करके मिनिमम में करेंगे और एट लास्ट जो आपके पास डेटा आउटपुट के फॉर्म पर कन्वर्ट होकर आने वाला है वो सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। कोड के फॉर्म पर बात करें तो जो सिंटैक्स यहाँ पे यूज की गई है सबसे पहले हीपिफाई के लिए की गई है, यानी हम सबसे पहले हीप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी उस रिस्पेक्ट से आप अपने चाइल्ड को इफ द लेफ्ट चाइल्ड इज लार्जर देन द रूट, तो आप
अपने चाइल्ड को कंडीशन दे रहे हैं कि किस तरह से एक हीप बनेगा, ऑल्दो वो मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए बने, तो आपने दो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, आई और इंडेक्स ऑफ द इंडिविजुअल एरे। और इफ़ द चाइल्ड इज़ लार्जर देन लार्जेस्ट सो फार, अगर उसके बाद तमाम वैल्यूज़ लार्जेस्ट हैं तो वो ऑनवर्ड उसी तरह से चलती रहेंगी जिस तरह से यहाँ पर मैंने चलाया कि अगर वो नीचे वाली वैल्यूज़ लार्जर है तो वो स्वाइप होती है, और अगर लेस है तो उसमें स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वजह है कि लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, तो आप देख रहे हैं कि स्वाइपिंग हो रही है और रिकर्सिवली ये तमाम चीज़ें उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक सब ट्रीज बन रहे हैं। जब ये तमाम हीप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर करके देखा है, तो उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपर वाली वैल्यू को एक एक करके निकालते जा रहे हैं उस हीप से या कट करते जा रहे हैं, और कट करने के बाद जो इनिशियल वैल्यू से लेकर लास्ट तक की वैल्यूज हमारे पास आने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू द रेंज वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर भी हमें यहाँ पर आके ट्राई करना है, ये कंडीशन देखनी है कि इन चारों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद ही हम उसको सॉर्टेड फॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 by 1 एक्सट्रैक्ट एलिमेंट का लूप लगाया हुआ है कि हर एक एलिमेंट को वहाँ से लेकर आते रहो। देन फाइनली जब तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे तो एक लूप के जरिए से हम एट लास्ट उन तमाम वैल्यू को रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। ये अपने ब्यूटी के रिस्पेक्ट से एक इनिशियल और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रखता है कि इसकी वर्स्ट, बेस, बेस्ट और एवरेज तीनों केसेस ही सेम होती है, यानी n log n, क्योंकि हम प्रीवियस 2 से 3 जितने भी हमने सॉर्टिंग टेक्निक्स की हैं उसमें देखा जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n की है। यही वजह है कि इसके अंदर भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बोथ टू एरे पे कर रही है और साथ ही साथ ये वैल्यू को डिवाइड भी कर रहा है। अगर आप बाइनरी ट्री पे देखें, क्योंकि हम बाइनरी ट्री पे ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमारी जो ट्री है वो फर्दर 2-2 पार्ट में बार बार डिवाइड हो रही है, तो यही वजह है कि यहाँ पर log n का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जैसे हम दूसरे सॉर्टिंग टेक्निक्स पे भी देख चुके हैं जहाँ पर हमने log n का कॉन्सेप्ट समझा था कि एक्चुअली log n का इस्तेमाल क्यों किया जाता है जब हम वैल्यू को फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमने सॉर्टिंग टेक्निक्स को समझा कि एक्चुअली हीप सॉर्ट क्या है, किस तरह से वर्क करती है, मैक्सिमम हीप या मिन हीप से क्या मुराद है, बाइनरी ट्री क्या है, और कोड के सेशन को भी हमने ब्रीफली देखा और साथ ही साथ हमने कॉम्प्लेक्सिटी समझी। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेट है डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम एनालिसिस से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसके हवाले से आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।